ओके। तो कैलोरीमेट्री से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं हम लोग उस पर बात कर रहे थे। और प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें कुछ एक क्वेश्चंस भी हमने सॉर्ट आउट किए, डिस्कस किए कि कैसे स्पेसिफिक हीट और लैटेंट हीट की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हमें कैलकुलेशंस को पूरा करना होता है। तो आज की क्लास में हम उन्हीं कुछ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स पर आगे बात करेंगे। वैसे ही न्यूमेरिकल्स होंगे बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट वैरायटी या थोड़ी थोड़ी डिफरेंट चेंजेस उसमें हम कंसिडरेशन में लाएंगे। तो पहले तो मैं एक बिल्कुल सिंपल और फेमिलियर क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। नाउ यू सी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि अमाउंट ऑफ हीट कितना रिलीज होगा अगर 1 किलोग्राम जो स्टीम है जो 200 डिग्री सेल्सियस पर है उसको कन्वर्ट किया जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस आइस में। ऑफ कोर्स 1 किलोग्राम टू 1 किलोग्राम है। सो लेट्स बिगिन विद द कैलकुलेशन। व्हाट वी हैव इज 1 किलोग्राम स्टीम और वो भी कितने टेम्परेचर पर है 200 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले इसको करना पड़ेगा 1 किलोग्राम स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस, फिर ये हो जाएगा 1 किलोग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, फिर ये होगा 1 किलोग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, फिर ये होगा 1 किलोग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस, फाइनली ये होगा 1 किलोग्राम आइस -20 डिग्री। ये इसकी स्टेप्स हैं। अब मैं समझता हूँ कि ये एक न्यूमेरिकल ही काफी है प्रीवियस लेक्चर के सारे न्यूमेरिकल्स को रिवाइज करने के लिए। करेक्ट है? यस सर। अब पहली स्टेप जो हुई उसमें स्पेसिफिक हीट आएगा, दूसरी स्टेप में लैटेंट, तीसरी स्टेप में स्पेसिफिक, चौथी स्टेप में लैटेंट और स्टेप में वापस से स्पेसिफिक। अब पहली स्टेप में स्टीम की बात चल रही है और स्पेसिफिक हीट के हिसाब से 0.5। तो देखिए दो फॉर्मूले हैं अपने पास, डेल्टा क्यू एमएल आएगा और दूसरा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू SM डेल्टा टी। ठीक है। अब स्टीम की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है 0.5। ठीक है, किलो कैलोरीज। डू रिमेम्बर दिस क्योंकि यहाँ पे मास जो है वो किलोग्राम में, इनटू उसका मास 1 किलोग्राम इनटू टेम्परेचर का चेंज 100। तो ये कितना हो गया 50 किलो कैलोरीज। तो इस स्टेप में पहली स्टेप में 50 किलो कैलोरीज है। अगली स्टेप में स्टीम गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो इफ आई करेक्टली रिकॉल मास तो 1 किलोग्राम है, ये रहा मास 1, लेकिन लैटेंट हीट स्टीम से वाटर कन्वर्जन का ये कितना होता है 540। करेक्टली रिकॉल करें नंबर। यस। तो ये कैलकुलेशन हो गया 540 किलो कैलोरीज। किलो कैलोरीज इसलिए क्योंकि हम सारा कैलकुलेशन केजी में कर रहे हैं, ग्राम में होता तो कैलोरीज में। अब वाटर टू वाटर स्पेसिफिक हीट का कैलकुलेशन, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट होता है 1 इनटू मास भी 1 किलोग्राम इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर भी कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। सो दिस विल काउंट फॉर 100 किलो कैलोरीज। फिर वाटर से आइस मास 1 किलोग्राम लेकिन लैटेंट हीट 80 किलो कैलोरीज। 80 किलो कैलोरी। तो ये हो गया 80 किलो कैलोरीज। और लास्ट स्टेप में आइस, तो मास तो सॉरी इसका स्पेसिफिक हीट है 0.5, मास 1 है और चेंज ऑफ टेम्परेचर हुआ 20। करेक्ट है? यस। स्पेसिफिक हीट मास चेंज ऑफ टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट आइस का 0.5 होता है किलो कैलोरीज, किलोग्राम में अगर हम मेजर करते हैं, और चेंज ऑफ टेम्परेचर 0 से -20 मतलब 20। तो आंसर क्या है ये 10।
10. किलो कैलोरीज। आप देखो टोटल जो हीट यहाँ पे 780 वो इन सबका एडिशन करना पड़ेगा। 780 540 प्लस 100 प्लस 80 है ना, ये वाला 80 है प्लस लास्ट का 10, 180 तो टोटल कितना हुआ 780. 780 780 किलो कैलोरीज। तो इतना हीट इस पूरे प्रोसेस में रिलीज हुआ। ठीक है, अब इसमें कैसा है क्वेश्चन, हमको अपीयरेंस में काफी लेंदी लग रहा है, बट यू डोंट फील इट टू बी लेंदी। आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा तेजी से कैलकुलेशन करना है। ठीक है, जितना आप तेजी से कैलकुलेशन करेंगे उतना आप इसको अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन देखें इसी तरीके का, Yes, sir. सेम अप्रोच का है, फिर बाद में मैं अलग वैरायटी के क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। How many calories are required to change exactly 1 kilogram of ice at One minus 10 to steam at 100 degrees Celsius? So it's about 1 gram. So you may start by saying कि हमारे पास 1 gram आइस है और ये भी -10 डिग्री सेल्सियस पर है। तो पहली स्टेप होगी 1 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस, 1 ग्राम वाटर 4 degrees. 0 डिग्री सेल्सियस, 1 ग्राम 100. 100 डिग्री सेल्सियस, 1 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस, और लास्ट में आएगा 1 ग्राम स्टीम 120. degree Celsius. So first step will be for specific, second step latent, third step specific, Latent, specific. latent, and then specific. 1 gram, it's about ice. Ice to ice. So mass 1 gram, specific heat 0.5, है ना, change of temperature 10. कितना हुआ? 2. 5. Yes, 5. 5 calories, it's just in gram. फिर 1 ग्राम आइस से 1 ग्राम वाटर, तो मास तो 1 ग्राम है, आइस से वाटर जाने के लिए लैटेंट हीट चाहिए 80, तो ये हो गया 80 कैलोरीज। 1 ग्राम वाटर से 1 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, तो स्पेसिफिक हीट वाटर का 1 है, ये 1 ग्राम, चेंज ऑफ टेम्परेचर 100, दिस बिकम्स 100 कैलोरीज। 1 ग्राम वाटर टू 1 ग्राम स्टीम, तो स्टीम में जाने के लिए हमको चाहिए 540, तो ये हो गया 540 कैलोरीज। लास्ट स्टेप स्पेसिफिक हीट का कैलकुलेशन करना है, तो मास 1 ग्राम है, स्टीम का स्पेसिफिक हीट होता है 0.5 और चेंज ऑफ टेम्परेचर है 20, 100 से 120 यानी कि 20, तो कितना हुआ ये 10 कैलोरीज। तो टोटल जो हीट यहाँ पे हमें रिक्वायर होगी ये हो गई 5 प्लस 730. 100 प्लस 540 प्लस लास्ट 725 कितना हुआ 730. 35. 735 calories. So this is an expected answer. अब देखो, आपको कोई भी इस तरीके का प्रॉब्लम आए, आपको बस ये दो फॉर्मूले पे ही काम करना होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट मास एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर, या फिर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू m इंटू एल। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और एक प्रोसेस की तरह इसे हमें देखना चाहिए। हम बहुत जल्दी से इसे फिर फाइनलाइज कर सकते हैं। ओके, क्लियर हो रही है बात? Yes, sir. चलिए अब और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। थोड़ा सा ये टफ होगा, बट वी कैन मैनेज इट, कर सकते हैं। Steam at 100 degrees Celsius is passed into 1.1 kilogram of water contained in a calorimeter of water equivalent 0.02 kilogram. सबसे पहले तो मैं ये आपको क्लियर करवा दूं कि यहाँ कैलोरीमीटर का क्या मतलब होता है। कैलोरीमीटर असल में एक
वेसल होता है, एक बर्तन होता है जिसके अंदर हम हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक आइसोलेटेड वेसल होता है, चारों तरफ से सील किया हुआ होता है, और उसके अंदर किसी सब्सटेंस को रख कर उसके अंदर आने वाले हीट ट्रांसफर की कंडीशंस और उसके अंदर आने वाली टेम्परेचर की कंडीशंस को स्टडी करते हैं, तो हम उसे कॉल करते हैं कैलोरीमीटर। अब हमारे पास एक कैलोरीमीटर है, मतलब रेफरेंस के तौर पे मैं इसे एक वेसल की तरह दिखा रहा हूं। तो ये एक वेसल है, कैलोरीमीटर जिसे कहा गया। इसका अपना खुद का वेट देखा जाए तो 0.02 किलोग्राम है, और इसके अंदर हमने वाटर भरा है, ये वाटर हमने रखा है, ठीक है। और वाटर की कितनी मास या कितनी अमाउंट क्वांटिटी हमने यहाँ पे रखी? 1.1 kg. 1.1 किलोग्राम। सो वाटर विथ 1.1 किलोग्राम, ठीक है। और ये वाटर इनिशियली जो गिवन कंडीशन है उसमें ये 15 डिग्री सेल्सियस पर था, बराबर। Yes. अब इसमें हम लोग क्या पास कराते हैं? स्टीम पास कराते हैं। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस का हम इसमें स्टीम पास कराते हैं, ओके। तो बहुत ध्यान से सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे स्टीम इस वाटर में पास कराने की वजह से वाटर का तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बाकायदा दिया भी है भी यहाँ पे। इट्स टेम्परेचर, इट्स कंटेंट रेजेस टू 80 डिग्री सेल्सियस। तो स्टीम पास कराने की वजह से ये 15 डिग्री सेल्सियस कितने पे चला गया? 80 डिग्री सेल्सियस. 80 डिग्री सेल्सियस। लेकिन साथ साथ क्या होगा कि ये स्टीम भी कूल डाउन हो जाएगी ना। Yes. ठंडे पानी में तुम इसको इंसर्ट कराओगे तो ये स्टीम भी कूल होगी। तो स्टीम का कुछ मास वाटर बन जाएगा। क्लियर हो रही है बात? Yes, sir. स्टीम का कुछ मास जो है वो भी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ मास, यू में से थोड़ा सा मास वो भी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमसे ये पूछा है कि व्हाट मास ऑफ द स्टीम गेट कंडेंस्ड। अब देखो, कैलोरीमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचता हूं तो इसका तो सिर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। कैलोरीमीटर और उसके अंदर का जो पानी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचता हूं तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ने के लिए जो हीट चाहिए, टेम्परेचर बढ़ने के लिए जो हीट चाहिए वो तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, Assembly. 1.1 प्लस 0.02 ये मास हो गया, इनटू किलोग्राम में बात चल रही है ना हमारी, तो स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? 1 होती है ना, 1 किलो कैलोरीज होती है, इनटू डेल्टा टी। अगर मैं चेंज ऑफ टेम्परेचर की बात यहाँ पे करता हूँ तो ध्यान से देखो तो आएगा 80 माइनस 15। करेक्ट है? Yes, sir. बेटा अगर ध्यान से देखो तो मैंने फॉर्मूला लगाया एम एस डेल्टा टी, ठीक है। एस बाद में लिखा है मैंने, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये जो हीट यहाँ इसको चाहिए, इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए, ये इसको कहां से मिली होगी? आंसर सिंपल है, स्टीम के पास से। Steam के पास. हाँ, तो स्टीम के पास से जो इसको हीट मिलेगी वो दो तरीके से मिलेगी, दो अप्रोचेस में मिलेगी वो हीट। एक, स्टीम का कन्वर्जन होगा वाटर में, लैटेंट की शक्ल में हीट रिलीज होगी, और दूसरा स्टीम का टेम्परेचर भी कम होगा। समझ रहे हो? आया ना? Yes, sir. तो इसको जो हीट मिलेगी वो दो पैटर्न में इसको मिलेगी। एमएल, ये एक पैटर्न होगा। एमएल का मतलब जान रहे हो क्या है यहाँ पे? लैटेंट हीट, वो स्टीम जो वाटर में कन्वर्ट होगी। प्लस इसके साथ साथ ऐसा भी होगा, एम इंटू स्टीम के लिए एस इंटू स्टीम के लिए डेल्टा टी। ये सब किसके लिए? स्टीम के लिए। बात क्लियर हो रही है? Yes, sir. ये जो हीट है ना, ये हीट प्रोवाइड की जाएगी, प्रोवाइडेड बाय Steam. स्टीम, और ये जो हीट है ना ये रिक्वायर्ड होगी, रिक्वायर्ड बाय वाटर। अब देखो जरा इसको थोड़ा
ओपन करके लिखते हैं, तो मास कितना स्टीम का अंदर गया और कितना मास स्टीम का अंदर जाके वाटर में कन्वर्ट हुआ तो हमको मालूम नहीं है, वो तो इनफैक्ट हमको निकालना है, तो m अननोन रह जाएगा। लेकिन हम लैटेंट हीट तो लिख सकते हैं ना, स्टीम की कितनी है 540. 540। स्टीम का मास तो हमको पता नहीं, लेकिन हम स्टीम की स्पेसिफिक हीट तो लिख सकते हैं। 0.5. Yes. और अगर ध्यान से देखा जाए तो स्टीम का टेम्परेचर भी चेंज हुआ है, पहले 100 था, अब 80 हुआ है। 80 100 की स्टीम ठंडे पानी में जाके ओवरऑल तो टेम्परेचर 80 हो गया ना। Yes. समझा ये 80 कैसे लिखा मैंने? सर वो तो वाटर का चेंज. वाटर का होगा बराबर है, लेकिन ये स्टीम किसके अंदर से जा रही है? वाटर। कैलोरीमीटर में एंटर करा लेना तुम, कैलोरीमीटर में अगर तुम इसको एंटर कराओगे तो जो स्टीम पानी बनेगा उस पानी का टेम्परेचर भी तो 80 ही होगा। Yes sir. Yes. ठीक है, आया ना, समझ आई बात? Yes sir. अब यहाँ एक हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, अभी मुझे किसी ने रिकॉल कराया कि गिवन क्वेश्चन में लैटेंट हीट हमें कितनी लेनी है 536। 536. हाँ, तो मैं स्टैंडर्ड नंबर ले रहा था उसका, तो जो गिवन है वो ले लेते हैं, तो 536। अब मुझे एक बेसिक बात बताओ कि ये जो हीट हमको रिक्वायर्ड है ये यहीं से तो मिल रही होगी, यस। Yes sir. है कि नहीं? ये जो हीट है जो स्टीम की तरफ से हमको मिलेगी उसी का तो इस्तेमाल करके हम ये टेम्परेचर बढ़ाने वाले हैं। यस Yes. सर। और ये समझा तुमको ये 100 - 80 क्यों आया? स्टीम Yes, का sir. 100 था, बाद में स्टीम का 80 ही गिना जाएगा ना, क्योंकि वो तो वाटर का हिस्सा बन चुकी होगी। Yes sir. तो अब एट द एंड हमें करना क्या होगा? हमें ये करना होगा कि इन दोनों हीट को कंपेयर करना है। 536 प्लस m इंटू ये हो गया 0.5 इंटू ये हो गया 100 - 80 इक्वल टू ऑन द अदर साइड 1.1 प्लस 0.02 प्लस 1 सॉरी इंटू 1 सॉरी फॉर दैट इंटू 1 इंटू 80 - 15। दैट्स इट। अब इसको सब कंबाइन करके लिखो। सो दिस विल बिकम 536 m प्लस 100 - 80 कितना हो गया 20 20 इंटू 0.5 कितना हो 10, तो ये हो गया 10 m इक्वल ऑन द अदर साइड दिस विल बिकम 1.12 इंटू ये 1 1 और इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, 80 इंटू 15 कितना हो 65। ठीक है, अब इसका एडिशन कर लो। इसका एडिशन हो गया 546 m is equal to 1.12 multiplied by 65. So finally I can write m is equal to 1.12 multiplied by 65 divided by 546. अब इसको निपटाओ, आपका आंसर तैयार। That's it. 0.13. Okay. So this goes with 0.13 किलोग्राम। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो हम कह सकते हैं कि जितना भी स्टीम फ्लो हो रहा था उसका 0.13 किलोग्राम इतना स्टीम जो है वो वाटर में कंडेंस हो गया, वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। ओके, आ गया समझ में ठीक से? Yes sir. अब एक और क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरीके का है, देखते हैं। नो डाउट ये क्वेश्चन टफ हैं, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं समझने में। आप अगर जो भी बताया जा रहा है उसे बहुत केयरफुली सुने और उस पर थोड़ा सा मेहनत करें तो डेफिनेटली अप्रोच में है ये। कैलोरीमीटर ऑफ हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी जो होती है ना, ये हीट कैपेसिटी ये अपने आप में होती है m इंटू एस। याद रखिए, डेफिनेशंस याद रखिए। हीट कैपेसिटी का मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो आगे का जो डेल्टा टी होता है ना वो 1 होता है, तो हम उसको लिखते नहीं है। तो याद रखिए हीट कैपेसिटी हमेशा कितना कैसे रीड किया जाएगा, मास इंटू स्पेसिफिक हीट। एट रूम टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस। तो एक कैलोरीमीटर का एमएस वैल्यू जो है वो 100 जूल पर केल्विन है 30 डिग्री सेल्सियस पर। 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्पेसिफिक हीट 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन इज poured into the कैलोरी।
It is sorry for that. ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो हमें यह बताया जा रहा है कि 100 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस पर, जिसका स्पेसिफिक हीट 4200 जूल किलोग्राम पर केल्विन, तो वो हमने कैलोरीमीटर में पोर कर दिया। तो अब पूछ रहा है कि फाइनल जो टेम्परेचर बनेगा कैलोरीमीटर का वो कितना बनेगा। तो बिल्कुल सिंपल अप्रोच में हमें देखना चाहिए कुछ ऐसे कि ये कैलोरीमीटर है। कैलोरीमीटर की अपने डिस्क्रिप्शन हम ऐसे बताते हैं कि ये हीट कैपेसिटी जो इसकी होती है ना ms, वो कितनी है 100 जूल पर केल्विन। कैलोरीमीटर का अपना टेम्परेचर कितना है फिलहाल 30 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास थोड़ा सा पानी है बाहर और ये 100 डिग्री नॉट सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस नहीं 40 डिग्री सेल्सियस पर है और इसका अमाउंट है 100 ग्राम। ये हम इसके अंदर डाल देंगे तो फिर फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। देखो सिंपल है, इसमें एक हीट सप्लाई करने वाली चीज है और इसमें एक हीट एब्जॉर्ब करने वाली चीज है। हीट इसमें सप्लाई कौन करेगा, वाटर वाटर करेगा, और हीट एब्जॉर्ब कौन करेगा, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर। तो जाहिर बात है कि जो एक्सचेंज ऑफ हीट होगा डेल्टा क्यू बाय हुम, वाटर, शुड बी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय हुम, कैलोरीमीटर। आया समझ में? यस सर। ठीक है, अब वाटर की स्पेसिफिक हीट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं। तो सबसे पहले तो देखो वाटर का जो मास है ये 100 ग्राम का मतलब हो गया 0.1 किलोग्राम, है ना। तो 4200 इसकी स्पेसिफिक हीट हो गई, मास हो गया 0.1 इनटू, अगर मैं गलत नहीं हूं तो टेम्परेचर लिखना चाहिए 40 माइनस टी। आफ्टर दैट, आफ्टर मिक्सचर इसका टेम्परेचर मान लो हो जाता है टी। अब इसमें बताओ, तो इसमें ऐसे करना पड़ेगा ना, SM T माइनस 30। यस समझ रहे हो, इसका चेंज ऑफ टेम्परेचर तो T माइनस 30 हो जाएगा, पहले 30 बाद का T। तो जाहिर बात है जो फाइनल टेम्परेचर कैलोरीमीटर का निकलेगा वो तो इनिशियल से ज्यादा ही होगा। यस सर। यस ठीक है सर। ना। So let's continue with this. So this will become 4200 multiplied by 0.1 into, I'll just keep it in bracket, 40 minus T is equal to SM factor कितना है 100 है, T minus 30। इधर से दोनों जीरो काट दो, इधर से भी दोनों जीरो काट दो। This will become 4.2, 40 minus T is equal to T minus 30। मल्टीप्लीकेशन करो, डिवाइड करो, बता दो टेम्परेचर क्या आता है। प्रॉब्लम क्लियर हो रहा है आपको? यस यस सर। ओके। बताइए क्या आता है। फोर्टी 4.2 मल्टीप्लाई करो 4.2 टी, टी माइनस 30, 30 इधर लेके आ जाओ, प्लस कर लो, ये वाला उधर लेके जाओ, 5.2। गिव मी अ वेरी क्विक आंसर। क्या बन रहा है? 38.067। ओके, कंसिडरिंग दिस टू बी अ करेक्ट आंसर 38 पॉइंट, चलिए ठीक है 38 राउंड ऑफ करके बोले तो 38 डिग्री सेल्सियस, इतना एक्सपेक्टेड आंसर है, क्रॉस चेक इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। केयरफुली रीड करें इसको। एक स्फीयर है एल्यूमिनियम का जिसका मास है 0.06 किलोग्राम और इसको सफिशिएंट टाइम के लिए बॉइलिंग वाटर में रखा गया है एंड सच दैट इसका टेम्परेचर हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस।
तो सिंपल सी बात ये है कि स्फीयर ही है हमारे पास 0.06 किलोग्राम का, और फाइनली अब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, बराबर। Yes, sir. अब इस स्फीयर को, एल्यूमिनियम के स्फीयर को लेट मी राइट इट हियर एज एल्यूमिनियम, इस स्फीयर को हम एक कैलोरीमीटर में ट्रांसफर करते हैं जो कि कॉपर का बना हुआ है, और उसका वेट या उसका मास है 0.12 किलोग्राम, और उसके अंदर वाटर है 0.30 किलोग्राम। ओके, तो ये कैलोरीमीटर आ गया यहाँ, ठीक। कैलोरीमीटर का अपना मास 0.12 किलोग्राम, इसके अंदर वाटर, ये वाटर हो गया, वाटर का अपना मास 0.30 किलोग्राम, ठीक है, वाटर समझ रहे हो बात? Yes. और इसका अपना जो टेम्परेचर है 25 25 अब ये एल्यूमिनियम का स्फीयर हम क्या करते हैं, इसके अंदर ले जाके ड्रॉप कर देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद ये स्टेडी स्टेट अटेंड कर लेता है वाटर, और ये पूरी असेंबली का जो टेम्परेचर है ये कितना हो जाता है 28. 28 डिग्री सेल्सियस। 28 डिग्री सेल्सियस। अब हमें ये पता करना है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम क्या है, ठीक है, एस ऑफ एल्यूमिनियम क्या है। अब देखो, बहुत ही सिंपल तरीके से सोचने वाली बात है, ये वाटर, ये कैलोरीमीटर, ये सब 28 डिग्री सेल्सियस पर अगर जा रहा है तो इसका टेम्परेचर बढ़ा होगा, है ना। Yes. और इसके अंदर जो एल्यूमिनियम आएगा उसका भी टेम्परेचर तो फाइनली 28 होगा, हाँ। है ना। ये स्फीयर इसके अंदर गिरेगा तो ये भी थोड़ी देर के बाद सेटल होके 28 पे ही आ जाएगा ना। Yes, sir. तो एल्यूमिनियम के स्फीयर का टेम्परेचर क्या हुआ, 20. कम हुआ, और वाटर और इस कॉपर वेसल का टेम्परेचर क्या हुआ, बड़ा। बढ़ा। ज़्यादा. तो जाहिर बात है इनके टेम्परेचर बढ़ने के लिए जो हीट रिक्वायरमेंट होगी वो कहाँ से आएगी, Aluminium. एल्यूमिनियम के पास, ठीक है ना। अब देखो, हीट की इक्वेशन यहाँ पे कोई मटेरियल तो कन्वर्ट हुआ नहीं है, ठीक है, मैटर कन्वर्जन हुआ नहीं है, फेज चेंजेस हुए नहीं है, तो यहाँ पे सीधे सीधे स्पेसिफिक हीट का कैलकुलेशन बनेगा, बस एक ही फॉर्मूले से सारा काम चलेगा। अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, सोचना अच्छे से। स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम, मास 0.06 किलोग्राम, चेंज ऑफ टेम्परेचर 100 - 28 इक्वल वाटर 4.18 इंटू 10⁻³ मैं अपनी मर्जी से यूज नहीं कर रहा हूं, ये वाला वैल्यू यूज कर रहा हूं। मास ऑफ वाटर 0.30, change of temperature 28 - 25 plus specific heat of copper 0.387 into 10⁻³ into 0. copper का weight 0.12 into change of temperature 28 - 25। समझा बस सर। बात खत्म, Sir. that's it। आया समझ में? Yes, sir. अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम इनटू 0.06 इंटू 100 - 28 78 72. 72 इक्वल 4.12 इंटू 10⁻³ इंटू 0.30 इंटू 3 28 - 25 0.387 into 10⁻³ into 0.12 into 3. अब आप ये सब निपटा दो और एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक हीट निकाल दो, दैट्स इट, हो गया काम खत्म। क्लियर हो रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. अच्छे से समझना, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ना, आपको अगर ये पल्ले पड़ गई कि क्या लिखा मैंने यहाँ, तो बात ही खत्म हो गई, मुझे और कुछ समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
यस Yes, sir. ओके, तो इसको आप घर पे मतलब अपने लेवल पे बाद में सॉल्व कर लें देख लें क्या आंसर आता है इसका। आइए एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन है, टफ है। An object A of mass 2 kg is moving on a frictionless horizontal track, has a perfectly inelastic collision. This is really important. Perfectly inelastic का मतलब ये होता है कि Value collision के बाद बॉडीज जो हैं आपस में स्टिक हो जाती हैं। ठीक होते। दूसरा वाला 3 किलोग्राम का है। अब कोलिजन हो गया और कॉमन जो स्पीड आई बाद में वो 4 मीटर पर सेकंड आई। अब मैं पहले इतनी ही बात निपटा लेता हूँ, आगे का बाद में पढ़ते हैं। तो लेट्स से कि ये ए ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे चल रहा है, ये बी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऐसे चल रहा है, ठीक है। सेम मटेरियल मूविंग इन फ्रंट इन द सेम डायरेक्शन, ये भी बोला है। तो लेट्स से कि इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है। इसका मास जो डिस्क्राइब किया गया है 2 किलोग्राम और इसका मास जो डिस्क्राइब किया गया है 3 किलोग्राम। इनमें कोलिजन हो गया, कोलिजन होने के बाद ये कॉमनली हो गए 5 किलोग्राम के, और अब ये चलने लग रहे हैं 4 मीटर पर सेकंड से। तो सबसे पहली चीज जो मुझे यहां समझ आती है वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्योंकि किसी भी टाइप का कोलिजन हो, मोमेंटम तो कंजर्व होता है। Yes. Yes, sir. इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा 2v1 प्लस 3v2, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा 5v, 20. यानी कि हमें एक इक्वेशन मिल रही है 2v1 प्लस 3v2 इज इक्वल टू 20। 20. लेट्स कॉल दिस पर्टिकुलर इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू कोलिजन the temperature of the two object increases through only by 0.006 degree Celsius. Now we may have a question in our mind, टेम्परेचर क्यों बढ़ा यार? तो बेटा सोचने की बात है कि इनका जो कोलिजन हुआ ना, ये इनइलास्टिक कोलिजन हुआ। Yes. इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉसेस होती हैं, Yes, एनर्जी yes. लॉसेस होते हैं। तो जो एनर्जी लॉस हुई वही कन्वर्ट हुई हीट में, हीट की वजह से क्या हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ गया, बराबर। Yes. अब इन दोनों की एक हीट कैपेसिटी वैल्यू हमको यहाँ पे दे रखी है इसने 0.5 किलो जूल। ध्यान देना किलो जूल है यहाँ पे, जूल नहीं है। तो फिर व्हाट आर द इनिशियल स्पीड्स क्या है? तो फाइनली हमसे ये पूछ रहा है कि v1 कितना है और v2। अब देखो सबसे पहले तो मैं इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना चाहता हूं कि इस पूरे प्रोसेस में हीट कितनी जनरेट हुई। 0.00. नहीं, गलत बात, गलत बात, गलत बात। ये टेम्परेचर आया है, हीट थोड़ी है 0.06। हीट और टेम्परेचर तो दो अलग चीजें होती हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो हीट कितनी जनरेट हुई हमें ऐसे निकालना पड़ेगा कि जो भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम में Minus final kinetic energy. Yes, और final. जो भी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी उन दोनों को माइनस करें, डिफरेंस निकालें, क्योंकि डेफिनेटली ये दोनों सेम नहीं होंगे Yes. एज द कोलिजन इज इनइलास्टिक। तो इन दोनों का हमको डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो हीट कितनी जनरेट हुई लेटर ऑन मैं उसको ऐसे ही लिखूंगा, इसमें कोई फर्क नहीं है, एस एम डेल्टा टी मैं लिखूंगा तो यही, Yes. लेकिन ये ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे, हाफ 2 इंटू v1 का स्क्वायर प्लस हाफ 3 into V2 3 square. इंटू v2 का स्क्वायर, ये पूरी चीज हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, माइनस 20. हाफ 5 इंटू 20 का स्क्वायर, अगर समझ लो तो, Yes, yes, sir. क्योंकि टोटल मास तो 5 किलोग्राम हो रहा है। आफ्टर कोलिजन दे आर गोइंग टू स्टिक टुगेदर बिकॉज द कोलिजन इज इनइलास्टिक। Elastic. Yes, sir. तो हाफ mv स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है काइनेटिक एनर्जी। सर 4 का स्क्वायर नहीं आता। अरे एक सेकेंड, यह गलती हुई मुझसे। 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर नहीं, 4 का स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट। ये 20 में मोमेंटम पकड़ लिया, गलत हो रहा था। गुड, जल्दी इसको रेक्टिफाई कर दिए। 4 का स्क्वायर आना चाहिए क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो 4 होगी।
अब कैलकुलेशन पूरा करें, जैसे 2 काट दें यहां से। s का वैल्यू मुझे पता है, क्वेश्चन के हिसाब से देखूंगा तो ये है 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो जूल चल रहा है बेटा, तो पहले Yes. जूल में Yes, लेके मास हो गया 5 इंटू चेंज ऑफ टेम्परेचर 0.006 इज इक्वल टू, इसको निपटा दिया, ये हो गया v1 का स्क्वायर प्लस 3/2 v2 का स्क्वायर माइनस 16 8 40, करेक्ट है? yes, sir. Yes, sir. तो ये 40 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करें, ये 10 टू द पावर 3 इसको दे दें इधर, ये 1 2 3, तो ये 6 हो जाएगा। 6 इंटू 5 हो गया 30, 30 इंटू 0.5 हो गया 15, 15. तो ये हुआ 15 इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर प्लस 3/2 v2 का स्क्वायर माइनस 40। अगर मैं इसको ठीक ठाक तरीके से रीअरेंज कर लूं तो फाइनली मैं ऐसे लिख पाऊंगा v1 का स्क्वायर प्लस 3/2 v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 55, 55. टेकिंग दिस एज इक्वेशन नंबर 2। बट अभी भी जो हमारी बात है ना वो अधूरी है। हमसे इसने ये नहीं पूछा है कि एक एक्सप्रेशंस निकालो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज के, हमसे पूछा है कि भाई इनिशियल स्पीड्स कितने हैं, मतलब हमें इंडिविजुअल वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी v1 और v2, ठीक है? तो इसका एक सबसे सिंपल अप्रोच मुझे क्या लग रहा है कि मैं सब्स्टिट्यूशंस करने लग जाऊं। अब इक्वेशन 1 के हिसाब से सोचो, तो इस इक्वेशन को अगर मैं मॉडिफाई कर लूं तो मैं v1 के लिए क्या लिख सकता हूं? जैसे मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया मान लो, ठीक है? तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3/2 v2। सोचो, Yes, sir. Yes, sir. ये 3v2 को मैंने दूसरी तरफ लिया और 2 से डिवाइड किया, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 10 हो गया, और 3/2 v2। तो क्यों ना इस v1 की वैल्यू को यहां लाके सब्स्टिट्यूट किया जाए, यहां। Yes. So what we are going to get? Yes, sir. 10 माइनस 3/2 v2, लेकिन ध्यान रहे इसका क्या करना है, Square. स्क्वायर प्लस वापस से 3/2 v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 55। सही किया ना सब्स्टिट्यूशन, देख लो, Yes, sir. गलती नहीं होनी चाहिए, बराबर 10 माइनस 3/2। अब इसका स्क्वायर पूरा कर लो, चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करने पे ये क्या होगा, 100 100 minus माइनस 9/4. 20, ठीक है ना, 4. 20 इंटू 3/2 30 v2 प्लस 9/4 v2 का स्क्वायर प्लस 3/2 v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 55। देख लो मैंने कुछ गलती तो नहीं की, सही है? 30 with 10 इंटू 2 20 इंटू 3/2 v2 a माइनस बी स्क्वायर 2ab होता है ना, yes, sir. Yes, yes. तो करो ना 2ab करो ना पूरा, ये 2 कट गया, 3 इंटू 10 30 हो जाएगा, वैसे भी सोचो। Yes, sir. हाँ sir. अब v2 का स्क्वायर पहले निपटा दो, कितना होता है देखो, और ये 100 दूसरी साइड में ले लो या इसको ऐसे ही रखो, वो सब बाद में देखते हैं, पहले v2 का स्क्वायर निपटाते हैं। प्लस कितना होगा ये दोनों, यस, कॉमन एलसीएम 4 हो गया, 15/4 15/4 v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 55। अब 55 इधर ले लो माइनस 55, तो इक्वेशन नजर आई 15/4 v2 का स्क्वायर माइनस 30 v2 माइनस 45 इज इक्वल टू 0। Yes, sir. तो ये तो एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, Yes. जिसमें a क्या हुआ 15/4 3/4, Minus b क्या 30, हुआ minus 30 minus क्या हुआ? 45. माइनस 45। तो v2 शुड बी इक्वल टू माइनस b, यानी कि प्लस 30, प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर 900. 900 माइनस
4AC 4A 15/4 C 45, वो माइनस मैंने पहले ही प्लस कर दिया, डिवाइडेड बाय 2A 15/4। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. 30 प्लस माइनस अंडर रूट में, ये तो चला 900, ये प्लस ये 4 कट गया, 45 इंटू 15, जोड़ो भाई जल्दी जल्दी। 45 इंटू 15 675. 675 प्लस 900, कर लो जल्दी से, कितना हुआ रूट में? 1575. 1575। एक सेकंड, एक गलती हो रही है हमसे। प्लस 45 सर। हाँ, यहाँ आना चाहिए प्लस 45, क्योंकि 55 100 से माइनस हो रहा है, ये गलती हुई। यस सर। तो ये प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा? माइनस। माइनस। बाकी सही चल रहा है, यहाँ पे भी आएगा माइनस। तो अब ये नंबर चेंज करना पड़ेगा तुमको, डिफरेंस करो। 225। 225, चलो इट्स अ गुड नंबर, 225। अब 225 के हिसाब से तो स्क्वायर रूट जल्दी आएगा अपना। 15. हाँ, तो 15 आ गया रूट। तो V2 की वैल्यू हम लोग निकालने जा रहे हैं। V2 इज इक्वल टू 30 प्लस माइनस 15 डिवाइडेड बाय 15/2। तो पहली जो पॉसिबल वैल्यू मुझे मिल रही है वो मिलेगी 30 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 15/2 एंड 30 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 15/2। तो 30 प्लस 15 के हिसाब से अगर मैं करता हूँ 6. तो कितना होगा? 30 45/2 90/15, यानी कि कितना हो गया? 6. 6 मीटर पर सेकेंड। दूसरी वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड। 2 क्यों? हाँ, 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी, 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये तो दोनों वैलिड आ रही हैं, अब कौन सी सही है तो फिलहाल तो पता नहीं है, बट दोनों करेक्ट है फिलहाल के हिसाब से सोचा जाए तो। अब हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा पीछे जाके V1 की भी वैल्यू सर्च करनी पड़ेगी। अब हमने V1 के लिए ये एक्सप्रेशन बना रखी थी, V1 is equal to 10 minus 3/2 V2. So let's carry on with that equation. V1 is equal to 10 minus 3/2 V2. तो जो पहली पॉसिबिलिटी मेरी कैलकुलेशन की बनती है वो बनती है V1 is equal to 10 minus 3/2 V2 की जगह मैंने लिखा 6। तो V1 कितना आया? 1। 10 माइनस ये कटा 3/2, 2 और 6 कटा 3, 3 into 3 9, यानी कि आंसर आया 1 मीटर पर सेकेंड। तो पहली पॉसिबिलिटी V1 की मेरी बन रही है 1 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरी पॉसिबिलिटी सर्च करते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी में मैं देखूंगा V1 इज इक्वल टू 10 माइनस 3/2 इंटू 6 की जगह मैं लिखूंगा 2, 2 कटा, तो V1 की दूसरी पॉसिबिलिटी आ रही है 7 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो चारों वैल्यू आए ना, ये सारे के सारे वैलिड है, सब पॉजिटिव आ गए अच्छे। तो 1 7 या 6 2 क्या? अब इसका चेक पॉइंट कहां से करना पड़ेगा? यहां से करना पड़ेगा। V1 V2, तुम सोच के देखो V1 V2 में कोलिजन कब हो सकता है? जब V1 ज्यादा हो। बड़ा। हाँ, तो V1 डेफिनेटली 7 होना चाहिए। Yes, sir. और V1 7 उस वक्त आएगा जब मैं V2 की वैल्यू 2 चॉइस करूंगा। हाँ ना। 6 के लिए 7 नहीं आया था आंसर, 6 के लिए तो 1 आ गया था ये। Yes, sir. मतलब हम कोलिजन की पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखें तो V1 1 नहीं हो सकता और V2 6 नहीं हो सकता। करेक्ट है?
Yes, Yes, sir. sir. The most probable and correct possibilities of the velocity are 2 and 7 मीटर पर सेकंड। तो हम इसको फाइनलाइज कर सकते हैं यहाँ पे। ये हो गया 7 मीटर पर सेकंड और ये हो सकता है 2 meter per second. 2 मीटर पर सेकंड एज आंसर्स। ठीक है, तो यहाँ लिखने की बजाय हम इसे नीचे ही फाइनलाइज कर देते हैं, डेटा में इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो हम फाइनल ये आंसर्स बनाएंगे। v1 इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड एंड v2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन प्रीवियसली किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ओके, तो थोड़ा हम स्लो सॉल्व कर रहे थे इसलिए लेंदी लग रहा था, बट हम अगर अच्छी खासी प्रैक्टिस में हैं और कंसेप्ट्स को जल्दी से जोड़ पाते हैं तो हम बहुत जल्दी इस चीज को सॉल्व कर पाएंगे। आई थिंक यहाँ तक के लिए ठीक है। Yes, sir. तो हम लोग रुक जाते हैं यहाँ तक और आपके यूनिट टेस्ट होने तक हम ब्रेक देंगे। ठीक है, और जैसे ही आपका यूनिट टेस्ट पूरा हो जाता है देन फ्रॉम नेक्स्ट मंडे विल स्टार्ट विद द लेक्चर्स। अभी ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, इस चैप्टर में अभी हमें ट्रांसफर ऑफ हीट पर भी बात करनी है। ओके, ठीक है, चलिए रुक जाते हैं यहाँ पे।